बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 को। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स। दो वर्ड्स हैं। नंबर 1 इज फ्लूइड। फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन बी फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। एनीथिंग विच कैन बी फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। अब कौन कौन सी चीजें फ्लूइड हो सकती हैं? देखिए, जो भी फ्लो करेगी, अब लिक्विड भी फ्लो करते हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं, तो डेट्स व्हाई इसका मतलब हुआ है फ्लूइड में हम कंबाइंड बिहेवियर पढ़ेंगे लिक्विड और गैसेस का। याद रखिएगा, प्लाज्मा भी फ्लो कर सकता है। डेट्स व्हाई ऑप्शन में अगर प्लाज्मा भी आ जाए तो फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगी। बहरहाल हम इस चैप्टर में डिस्कस लिक्विड एंड गैसेस ही को कर रहे हैं। डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या है? डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो जब भी हम फ्लूइड को इन मोशन में पढ़ेंगे तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है वो हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स बोली जाती है। देखिए, सबसे पहली क्वांटिटी जो हम इस चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक्चुअली फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन। अगर फ्लूइड मोशन में आ जाए तो उसकी जो एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो आप कह सकते हैं द फ्रिक्शन इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द गैसेस या इनसाइड द फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को जनरली हम ईटा के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके यूनिट्स क्या लिए जाते हैं? दैट यूनिट इज द किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। आप इसके अलावा इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी लिख सकते हो। और आप सबको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज पास्कल। तो हम इसे पास्कल सेकंड्स भी लिख सकते हैं। डायमेंशंस के क्वेश्चंस के लिए ऐसी क्वांटिटीज की डायमेंशन भी हम साथ साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास इसकी डायमेंशंस क्या होगी? किलोग्राम की डायमेंशन क्या ली जाएगी? मैस। मीटर की डायमेंशन क्या ली जाएगी? लेंथ, पावर -1 हो जाएगी। सेकंड की डायमेंशन क्या ली जाएगी? टी, और साथ में पावर -1 हो जाएगी। और अगर मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दूं तो ये हमारे पास ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी की डायमेंशन हो गई। तो ये था हमारे पास जी विस्कोसिटी। अब एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो मच मच लार्जर देन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस होती हैं। तकरीबन लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो 1000 टाइम्स लार्जर होती है एज कंपेयर टू द गैसेस। ये बात भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। देखिए, हमें विस्कोसिटी के ऊपर फैक्टर डिस्कस करना है। किस चीज का? टेम्परेचर का। तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और विस्कोसिटी। अब अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और विस्कोसिटी डिस्कस करना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा फ्लूइड्स के ऊपर इसका कॉमन बिहेवियर नहीं होता। लिक्विड और गैसेस टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे लिक्विड्स के अंदर विस्कोसिटी जब हम मेजर्ड करते हैं तो ये हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस से मेजर्ड हो सकती है। अब अगर आपको अच्छी तरह से पता है, हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर राइज कर दें तो उसमें कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं। अगर कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। अब याद रखिएगा, हम एक क्विक रिस्पांस बना लेते हैं याद रखने के लिए कि हमने कहा ईटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। और ये हमने किसके लिए बनाया? लिक्विड्स के लिए। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को राइज कर दूं तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या कर जाती हैं? वो डिक्रीज कर जाएंगी। अगला पॉइंट याद रखिएगा, गैसेस के अंदर किस चीज ने तय करना होगा विस्कोसिटी को? तो दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। और आप सबको ये अच्छी तरह से पता है टेम्परेचर के राइज करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस जो है वो भी राइज कर जाता है। अगर हम टेम्परेचर को राइज करना चाह रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस भी राइज करेगा। दिस मींस दैट गैसेस के लिए अगर हम क्विक रिस्पांस बनाते हैं तो ईटा और टेम्परेचर के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन निकलेगा ये डायरेक्ट होगा। मतलब
अगर हम यहां पर टेम्परेचर को राइज कर दें तो ईटा भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस भी राइज कर जाएगी। देखो याद रखना आसान है, अगर आप लिक्विड के पहले लेटर पर आए तो हमारे पास एल से स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर रही थी तो एल फॉर लो। याद रखना आपके लिए आसान हो गया, कीवर्ड बना रहा हूं। गैसेस में टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ रही थी तो जी फॉर ग्रेटर। तो डेट्स वाई आप इन पैरामीटर्स के साथ, इन कीवर्ड्स के साथ इन बातों को याद भी रख सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, कुछ मटेरियल्स, कुछ फ्लूइड विस्कोस्टैटिक फ्लूइड्स भी होते हैं। विस्कोस्टैटिक फ्लूइड क्या होते हैं? ये ऐसे फ्लूइड्स हैं which do not show appreciable change in viscosity on change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर अगर हम कर दें तो कोई एप्रिशिएबल विस्कोसिटी में चेंज नहीं आता, जैसे कुछ इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनीज ये दावा करती हैं। तो डेट्स वाई अब एक बात याद रखनी है कि अगर हम टेम्परेचर राइज कर दें तो फ्लूइड की विस्कोसिटी पर फर्क क्या पड़ेगा। अगर टेम्परेचर राइज कर दें तो फ्लूइड की विस्कोसिटी कम भी हो सकती है, टेम्परेचर के राइज करने से फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ भी सकती है, टेम्परेचर के राइज करने से फ्लूइड की विस्कोसिटी सेम भी रह सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फ्लूइड। अगर फ्लूइड लिक्विड डिस्कस किया जा रहा है तो टेम्परेचर के राइज करने से इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम फ्लूइड को गैसेस की शक्ल में डिस्कस कर रहे हैं तो टेम्परेचर के राइज करने से इसकी विस्कोसिटी राइज हो जाएगी। अगर हम विस्कोस्टैटिक फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर के राइज करने से ऐसे फ्लूइड्स की विस्कोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सेम रहती है। हमारे पास अगला जो लॉ है दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है दैट इज एफ डी इज इक्वल टू द 6 पाई ईटा आर वी। Here FD stands for drag force। drag force क्या होती है? drag force is the retarding force experienced by the object moving inside the fluid। अब ये उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली रिटार्डिंग फोर्स है जो फ्लूइड में मूव कर रहा था, तो डेट्स वाई ये हमारे पास ड्रैग फोर्स हो गई। अब याद रखिएगा फ्रिक्शन इनसाइड द लिक्विड जो होगा वो विस्कोसिटी है, एंड रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो ड्रैग फोर्स हो जाएगी। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एफ डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा होगा। इसका मतलब है ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा निकलेगी वो ज्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई या एक्सर्ट कर रहा होगा ऐसे ऑब्जेक्ट को जो इसके अंदर मूव कर रहे थे। दिस मीन्स दैट अगर हम वाटर और ग्लाइसरीन की बात करें, आपको पता है ग्लाइसरीन का ईटा विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होती है। दिस मीन्स दैट किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्लाइसरीन में मूव करना ज्यादा टफ टास्क होगा। सिमिलरली इसका सेकंड फैक्टर है एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर या साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो दिस मीन्स दैट स्फीयर का रेडियस जितना बड़ा करते जाएंगे उसके लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, उतना ही ज्यादा टफ होता जाएगा उस फ्लूइड के अंदर मूव करना। नंबर थर्ड, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। एक बात और याद रखिएगा, स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। स्टोक्स लॉ किसी भी शेप, किसी भी वेलोसिटी पर एप्लीकेबल नहीं है। स्टोक्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है स्फेरिकल बॉडीज पर। अगर बॉडी स्फेरिकल है तो हम उस वक्त स्टोक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर लो स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो डेट्स है अगर कभी क्वेश्चन आ जाए एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी? लो स्पीड होगी, मॉडरेट स्पीड होगी, हाई स्पीड होगी। तो डेट मस्ट बी द लो स्पीड। अगर स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी बुक में एक लाइन लिखी भी हुई है कि अब सिंपली ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्ट रिलेशन में नहीं रहती। तो डेट्स व्हाई लो स्पीड पर ड्रैग फोर्स और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या होगा? सिंपल डायरेक्ट। और अगर स्पीड एक खास लिमिट से बढ़ा दी जाए जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? एक ऐसी वेलोसिटी है बिलो विच पार्टिकल का जो मोशन होगा इनसाइड द फ्लूइड वो स्ट्रीमलाइन होगा।
तो डेट्स वाई अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी की लिमिटेशन को, लिमिट्स को एक्सीड कर जाएं तो उसके बाद स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं रहता। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से बाद में जो हमारे पास ड्रैग फोर्स और स्पीड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा। जी, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड अटेन बाय द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड में जब भी कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा होता है तो वो जो मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा उसे हम टर्मिनल स्पीड, या वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए, लेट्स सपोज एक स्फेरिकल बॉडी है ऑफ रेडियस आर। अगर ये किसी भी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो आपको नजर आ रहा है उस पर लगने वाली दो फोर्सेस हैं। नंबर वन पर उसका वेट लग रहा है और ये वेट mg के बराबर होता है, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और नंबर सेकंड पर उस पर लगने वाली फोर्स उसकी ड्रैग फोर्स होगी। ड्रैग फोर्स रिटार्डिंग फोर्स होती है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो ये हमारे पास इसकी सेकंड फोर्स है। ड्रैग फोर्स की वैल्यूज किसके बराबर है? दैट इज द 6/η/rv। ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। अब देखें हमारे पास इस वक्त कौन सी फोर्स इनिशियली लार्जर मानी जाएगी? इनिशियली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो लार्जर होगा। रीजन क्या है? जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी उस वक्त जीरो होगी, तो दैट्स व्हाई ड्रैग फोर्स मिनिमम वैल्यूज पर होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ मूव करना शुरू कर देगा वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही होगी, तो दैट्स व्हाई ड्रैग फोर्स ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, जबकि ये वाली फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है हमने बोला वेट, ग्रेविटी की फोर्स वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होगी, जबकि ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही होगी। इसका मतलब है हमारे पास नेट फोर्स किसके बराबर निकलेगी? दैट इज mg माइनस fd। अब आपको मैंने बताया कि fd कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअसली ये नेट फोर्स कम होती जाएगी। कम होते होते कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब ये नेट फोर्स क्या हो चुकी होगी? जीरो। जीरो होने का मतलब क्या हुआ? अब mg किसके बराबर आ जाएगा? fd के। इस सूरत में ये पार्टिकल जो वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा वो मैक्सिमम होगी, और इसके बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट भी रहेगी, क्योंकि अब इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रही। जब इस पर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है एट दैट सिचुएशन इसका एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और इस स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, टर्मिनल स्पीड अटेन होने से पहले इस पार्टिकल में एक्सेलेरेशन जरूर होगा, और वो जो एक्सेलेरेशन होगा वो लेस देन जी होगा। जी नहीं हो सकता। अगर इस पर लगने वाली सिर्फ फोर्स ग्रेविटी होती तो इसका एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता? जी के। अब एक अपोजिट फोर्स भी लग रही है, तो दैट्स व्हाई इसका एक्सेलेरेशन जो होगा वो लेस देन जी होगा। और जैसे ही ये पार्टिकल टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेगा उस वक्त इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमने बोला कि fd किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल। उस लम्हे की स्पीड टर्मिनल स्पीड होती है, और अगर हम यहां पर ये वैल्यूज अप्लाई कर दें fd की और mg की, वेयर mg किसके बराबर है? वेट के बराबर है, तो उस वक्त हमारे पास टर्मिनल स्पीड का एक्सप्रेशन बन गया, दैट इज mg ओवर 6π/r। m मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 6π कांस्टेंट है, ईटा जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और r इसका रेडियस है। देखें, g, 6 और पाई और ईटा ये कांस्टेंट होंगे। जब पार्टिकल एक फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसका ईटा कांस्टेंट ही रहेगा, तो दैट्स व्हाई vt के दरमियान रिलेशन क्या बना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ओवर r। दिस मींस दैट अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट की टर्मिनल स्पीड्स की रेशो लेनी है तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी मैस की, तो रेशो एज इट इज ले लेंगे m1 ओवर m2, जबकि रेडियस की हम इनवर्स रेशो लेंगे, दैट इज द r2 ओवर r1। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें मैसेज भी गिवन हो, रेडियस भी गिवन हो, और आपसे टर्मिनल वेलोसिटी की रेशो पूछी जाए, तो आप इस फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो ये आप एमसीक्यूज यहां से सॉल्व करेंगे। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे ये कह दिया जाता कि दो पार्टिकल्स
किसी भी फ्लूइड में फॉल कर रहे थे सच डेट दोनों का मैस कांस्टेंट है, तो उस सूरत में याद रखिएगा टर्मिनल स्पीड जो है वो आर के इनवर्स रिलेशन में निकलेगी। अब यहां पर मैस कांस्टेंट हो गया तो ये वाला फैक्टर हमारे पास पैसिव हो जाएगा। दिस मींस दैट अब टर्मिनल स्पीड्स की रेशियो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द R2 ओवर R1। इसका जो सेकंड फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, यहां पर अगर हम मैस की वैल्यूज अप्लाई कर दें तो टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। अब यहां से हमें बहुत क्लियर है कि टर्मिनल स्पीड और आर स्क्वायर में कौन सा रिलेशन बन रहा है, दैट इज डायरेक्ट। तो कंफ्यूजन अभी नहीं होनी चाहिए। टर्मिनल स्पीड और आर स्क्वायर में अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो यहां पर हमें कांस्टेंट फैक्टर नजर आ रहा है, दैट इज डेंसिटी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो उस वक्त हमारे पास टर्मिनल स्पीड और रेडियस के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो डायरेक्ट भी होगा और आर के स्क्वायर के साथ भी होगा। अगर मैस कांस्टेंट हो जाए तो टर्मिनल स्पीड और रेडियस के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो इनवर्स होगा। तो डेट्स वाई पैरामीटर पर फोकस करना होगा, कांस्टेंट फीचर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली अपनी एग्जैक्ट ऑप्शंस को ऑप्ट कीजिएगा। देखें कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। आपसे कहा जा रहा है दो ड्रॉपलेट्स हैं हैविंग द रेडियस ऑफ द रेशियो 2:1 फॉल थ्रू द एयर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर टर्मिनल स्पीड्स। हमने टर्मिनल स्पीड्स की रेशियो बतानी है। देखिए ड्रॉपलेट्स हमें क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि यहां पर हमने डेंसिटी को कांस्टेंट लेना है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि टर्मिनल स्पीड और रेडियस के दरमियान ये रिलेशन होल्ड करेगा, टर्मिनल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसका मतलब है ये रेशियो किसके बराबर निकल आएगी, दैट इज 4:1। जो रेडियस की रेशियो है वही रेशियो रहेगी लेकिन साथ में स्क्वायर भी लेना होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगी 4:1। अब इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट मैस, देखिए अब मैंने क्या लफ्ज बोला, कांस्टेंट मैस, हैविंग द टर्मिनल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम उसका रेडियस डबल कर दें तो अब बता दें टर्मिनल स्पीड क्या हो जाएगी। मैस अगर कांस्टेंट हो जाए तो टर्मिनल स्पीड और रेडियस में इनवर्स रिलेशन होगा। इसका मतलब हुआ टर्मिनल स्पीड और रेडियस में अगर इनवर्स रिलेशन है तो इट मींस दैट अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हैं तो टर्मिनल स्पीड क्या हो जाएगी, अब हाफ हो चुकी होगी। देखें हमने यहां पर दोनों एमसीक्यूज में टर्मिनल स्पीड्स की रेशियो या टर्मिनल स्पीड की वैल्यूज कैलकुलेट की है, बट यहां पर डिपेंड कर रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा होगा, ये कांस्टेंट फैक्टर पर। अगर डेंसिटी कांस्टेंट मानी जाए तो हमारे पास रिलेशन ये एक्ट करेगा, और अगर मैस कांस्टेंट माना जाए तो रिलेशन ये वाला एक्ट करेगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए कि ग्राफ बिटवीन द टर्मिनल स्पीड एंड टाइम क्या होगा। तो स्टूडेंट के ध्यान में क्योंकि हमने बातें डिस्क्राइब करना शुरू की कि इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे ड्रॉप होता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी और फिर एक लम्हे पर जाकर मैक्सिमम भी हो जाएगी, कांस्टेंट भी हो जाएगी। तो डेट्स व्हाई वो इस ग्राफ को पॉसिबिलिटी है कि वो चॉइस में ले आए। देखिएगा, याद रखिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टर्मिनल स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ क्या है। स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ नहीं पूछा गया। तो टर्मिनल स्पीड अटेन होने के बाद हमने कहा उस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि अब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ सकता। रीजन उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स 0 हो गई है। दिस मींस दैट that graph gives the best description between the terminal speed and the time, that would be the horizontal straight line। टाइम जैसे मर्जी चेंज करते जाएं, जब भी एक पार्टिकल टर्मिनल स्पीड को अटेन कर लेगा उसके बाद टर्मिनल स्पीड पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ग्राफ किसका है, ये सिंपली वेलोसिटी ऑफ दैट फॉलिंग ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ है। इनिशियली टाइम 0, वेलोसिटी 0 थी, ग्रेजुअली वेलोसिटी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते एक खास जगह पर जाकर मैक्सिमम हो गई। ये पॉइंट टर्मिनल स्पीड का होगा। तो डेट्स व्हाई ये ग्राफ की शेप स्पीड एंड टाइम के दरमियान है और ये ग्राफ जो है वो टर्मिनल स्पीड और टाइम के दरमियान बना हुआ है। एक और कॉमन सा क्वेश्चन आता है जिसमें स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे फार्मूलाज हमारी बुक में लिखे नहीं हुए तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 8 ड्रॉपलेट्स हैं और फॉलिंग डाउनवर्ड
और सबका साइज क्या है, सेम है, सब सेम टर्मिनल स्पीड से मूव कर रहे हैं, डेट इज अ 4 मीटर पर सेकेंड, इफ दे आर कंबाइंड, अगर ये कंबाइन कर दिए जाएं तो अब इनकी नई टर्मिनल स्पीड क्या होगी। देखिए टर्मिनल स्पीड हमारे पास किस रिलेशन में आएगी, वो टर्मिनल स्पीड का यहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। टर्मिनल स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का स्क्वायर होगा, तो दैट्स व्हाई नई टर्मिनल स्पीड डिवाइडेड बाय द हमारे पास जो पहले वाली टर्मिनल स्पीड है दैट इज इक्वल टू द जो हमारे पास इनको कंबाइन करने के बाद जो एक लार्जर ड्रॉपलेट बना था उसका रेडियस डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, और हमें इसका स्क्वायर भी लेना होगा। दैट्स व्हाई फॉर्मूला ये हो गया। अब हमें इन दोनों रेडियस के दरमियान रिलेशन का पता होना जरूरी है, फिर हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिएगा एक्चुअली जब आप 8 ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करके एक लार्जर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे तो इन दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सफेयर शुड बी इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सफेयर। अब वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब के लिए मैंने लार्जर स्फीयर के लिए कैपिटल आर का साइन यूज कर लिया, 8 टाइम्स ऑफ द 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर से हमने स्मॉल स्फीयर के रेडियस को डिफाइन कर दिया। 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई आर क्यूब किसके इक्वल निकल आएगा, 8 टाइम्स स्मॉल आर क्यूब के। और अगर मैं इस इक्वेशन की 1/3 पावर ले लूं तो यहां पर आर रह जाएगा, ये 8 की पावर 1/3 लेनी पड़ेगी और ये स्मॉल आर हो जाएगा। दिस मीन्स दैट अगर ये आर इधर आकर डिवाइड हो जाए तो आर बाय आर किसके बराबर आ जाएगा, 8 की पावर 1/3। कितने ड्रॉपलेट्स थे, 8। तो आप इस फॉर्मूला को जनरलाइज कर सकते हैं, कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर की रेशियो जो है वो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अगर हम ये वाली वैल्यूज यहां पर रिप्लेस कर दें, r बाय आर की जगह पर मैं r बाय आर की वैल्यूज रिप्लेस कर दूं तो ये n इसकी पावर 1/3 थी, ये 2 भी मल्टीप्लाई होना है तो डेट्स व्हाई n की पावर क्या हो जाएगी, 2/3। अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप कंप्लीट सॉल्यूशंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें क्विक रिस्पॉन्सेज देनी होंगे, हमें अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी ढूंढना है, तो डेट्स व्हाई ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नई टर्मिनल वेलोसिटी divided by the initial terminal velocity that is equal to the number of droplets जो आपस में कंबाइन हुए उनकी पावर क्या होगी, 2/3। तो अब vt डैश किसके बराबर आ जाएगा, कितने ड्रॉपलेट्स थे, 8, इसकी पावर 2/3 लेनी है, मल्टीप्लाई बाय द जो हमारे पास पहली टर्मिनल वेलोसिटी गिवन थी। मैं अगर यहां पर 2 की पावर 3 ले लूं तो ये हमारे पास 8 ही निकलेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और जो पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी थी वो 4 थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना रहे हो, तो मैंने अभी बोला कि हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी जो आपने मालूम करनी है डिवाइडेड बाय द टर्मिनल वेलोसिटी जो हमारे पास स्मॉल सफेयर की थी दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड होल पावर 2/3। जी नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास दो टाइप्स हैं फ्लूइड फ्लो की। नंबर 1 इज स्ट्रीमलाइन जिसे हम लैमिनर भी बोलते हैं, नंबर 2 इज टर्बुलेंट जिसे हम इर्रेगुलर भी कहते हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब हम रेगुलर फ्लो भी लेते हैं। देखिए स्ट्रीमलाइन क्या होता है, द स्मूथ पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल नोन एज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन में हम कहते हैं स्टेडी फ्लो होता है। स्टेडी फ्लो क्या होता है, इफ टू स्ट्रीमलाइन डज नॉट क्रॉस ईच अदर देन ये फ्लो क्या कहलाता है, स्टेडी फ्लो कहलाता है। याद रखने वाला पॉइंट है स्ट्रीमलाइन में डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड और डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड सेम होता है। टर्बुलेंट या इर्रेगुलर फ्लो क्या होता है, नाम से जाहिर है इर्रेगुलर होगा। इर्रेगुलर फ्लो कब होता है जी, इर्रेगुलर फ्लो के लिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड को, और अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड अब्रप्टली चेंज होना शुरू हो जाए, अब्रप्टली चेंज होना शुरू हो जाए, तो उस वक्त ये फ्लो हमारे पास टर्बुलेंट कहलाता है। ये कुछ डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी थी, सिंपल इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। अगला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जी सबसे पहला पॉइंट, आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है। आइडियल है दैट से हमने कहा नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस का मतलब है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या ईटा की वैल्यूज क्या ली जाएगी, 0।
नंबर सेकंड पॉइंट है इनकम्प्रेसिबल होता है। किसी भी फ्लूइड को हम कब कंप्रेस नहीं कर सकते, जब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर थर्ड पर है कि आइडियल फ्लूइड का फ्लो हमेशा स्टेडी फ्लो होता है। अभी हमने डिस्कस भी किया कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी थी। अब हमारे पास इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? अगर कोई फ्लूइड एक ऐसे पाइप में मूव कर रहा है विच हैविंग द डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो उस वक्त हम कहते हैं जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी एट दैट पॉइंट का प्रोडक्ट होगा, दैट वुड बी द कांस्टेंट। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी को इसके अलावा क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी को हम फ्लो रेट भी कहते हैं। अब ये फ्लो रेट क्या होगा, देखिए एरिया का यूनिट क्या हुआ, दैट इज द मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, दैट इज मीटर ओवर सेकेंड। तो दैट्स ये क्या हो गया, मीटर क्यूब ओवर सेकेंड। मीटर क्यूब किस चीज का यूनिट है, वॉल्यूम का, और सेकेंड किस चीज का यूनिट है, टाइम का। तो आप फ्लो रेट को इसके अलावा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो। अब आप याद रखिएगा फ्लो रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, दैट इज द मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एंड द स्पीड एट दैट पॉइंट, that is equal to the flow rate, that is equal to the volume per unit time, and that all three quantities remains constant, that is known as the equation of continuity. हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 v1 is equal to the a2 v2। जब एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट था तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a1 v1 is equal to the a2 v2। यहां से हमें क्लियर हो गया एरिया और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब जहां पर पाइप का एरिया स्मॉलर हो जाएगा वहां पर स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है आपकी। देखिए आप घर में पानी के पाइप से स्प्रिंकलिंग करना चाह रहे हैं, पानी के पाइप से पानी आप छिड़काव करना चाह रहे हैं, और आप अपनी जगह पर खड़े खड़े पानी को ज्यादा दूर तक फेंकना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हम पानी का जो पाइप हमारे हाथ में पकड़ा होता है उसके पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया के सामने अंगूठा रख देते हैं। अंगूठा रखने का मतलब क्या हुआ, हमने वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से वेलोसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेट से ज्यादा स्पीड से जब फ्लूइड निकलेगा तो वो ज्यादा दूर तक पहुंच सकता है, उसका डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास शॉवर हेड में भी यही फिनोमिना होता है। शॉवर हेड में छोटे छोटे ऑरिफिस बने होते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो डेट से शॉवर हेड से निकलने वाला जो स्पीड ऑफ फ्लूइड होगी वो निस्बतन ज्यादा होगी। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 और ये V2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डेट्स वाई A1 इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो ये रिलेशन हमारे पास बना V1 ओवर V2 इज इक्वल टू द A2 ओवर A1। आप सबको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और एरिया में कौन सा रिलेशन है, दैट इज डायरेक्ट। दिस मीन्स दैट अगर V1 ओवर V2 की रेशो A2 ओवर A1 की रेशो के बराबर है और मैं एरिया की जगह पर अगर पाई आर स्क्वायर लगा दूं तो डेट इज आल्सो इक्वल टू द R2 ओवर R1 होल स्क्वायर। आप R2 ओवर R1 होल स्क्वायर की बजाय D2 ओवर D1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, where D stands for the diameter. This means that अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी की रेशो 1:2 थी तो आप बता दें उस जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया की रेशो क्या हो जाएगी, तो आप इसको इन्वर्स करके लिख देंगे। अगर वेलोसिटी की रेशो 2:1 थी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की रेशो क्या हो जाएगी, 1:2। लेकिन अगर कहा जाता कि वेलोसिटी की रेशो तो 2:1 है, आप बता दें उस पाइप में उस पॉइंट के ऊपर रेडियस की रेशो क्या होगी, तो आप इसे तो एक तो इन्वर्स करेंगे, 2:1 को इन्वर्स करके 1:2 लिखेंगे, साथ में स्क्वायर भी लेंगे, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1:4। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, दैट इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज फ्लो रेट। हमने कहा एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ओवर टाइम के बराबर होता है। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यूज लगा दूं, आप सबको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज द मैस ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब है वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी। इसका मतलब है मैस पर यूनिट टाइम किसके बराबर आ जाएगा, ये डेंसिटी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई एरिया
velocity into the density is actually the mass per unit time. तो that's why अगर आपसे flow rate वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पूछा जाए तो डेट इज एरिया इनटू वेलोसिटी, और अगर आपसे मास पर यूनिट टाइम का फैक्टर पूछा जाए तो डेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, वेलोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। हमारे पास अगला पॉइंट है, याद रखिएगा, एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारे पास इसका अगला टॉपिक है दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअली रिलेट कर रही हैं प्रेशर ऑफ द फ्लूइड को विद द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एंड द हाइट ऑफ द फ्लूइड। बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर, स्पीड एंड हाइट ऑफ द फ्लूइड्स के दरमियान रिलेशन बताती है। एक बात और याद रखिएगा, बर्नौलीज इक्वेशन इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज इक्वेशन है क्या? तो हम कहते हैं डेट इज द प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये तो प्रेशर है, ये क्या है जी? आप इसको लिख सकते हैं डेट इज अ हाफ, डेंसिटी की जगह पर मैं मास ओवर वॉल्यूम लिखूंगा, और ये हमारे पास क्या है? वी स्क्वायर। तो डेट से ये तो नजर आया कि ये क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी, और आपने इसे किससे डिवाइड किया? वॉल्यूम से, तो डेट इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। हम ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि हमेशा सिर्फ उन क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं जो सेम नेचर की होती हैं। इसका मतलब है अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा, ये भी प्रेशर होगा और ये भी प्रेशर होगा। तो अगर ये तीनों प्रेशर्स हैं तो इनमें फर्क क्या है? एक्चुअली दैट इज नोन एज द स्टैटिक प्रेशर। हम इसे स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। अभी हम वन बाय वन इनका डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। ये स्टैटिक प्रेशर है। जरा फोकस कीजिएगा, वेलोसिटी हाफ रो वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब मोशन होता है, तो दैट्स व्हाई ये टर्म क्या कहलाएगी? दैट इज डायनामिक प्रेशर। रो जी एच, एच फॉर द डेप्थ, तो ये क्या कहलाएगी? प्रेशर विद डेप्थ। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो P है दैट इज द स्टैटिक प्रेशर, हम इसे साइडवेज प्रेशर भी कहते हैं। हाफ रो वी स्क्वायर जो है वो डायनेमिक प्रेशर है, और रो जी एच जो है वो प्रेशर विद डेप्थ है। और ये जो कांस्टेंट है ये भी ऑब्वियसली प्रेशर ही होगा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट? तो सेम एज द प्रेशर। अच्छा, इसको रिवर्स करते हैं। हमने क्या कहा? ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये P क्या होगा? इसी के अकॉर्डिंगली इस P को हम इसके अलावा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। दैट इज आल्सो द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारे पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने। देखें, ये स्टैटिक प्रेशर जिसे हमने साइडवेज प्रेशर बोला, और डायनेमिक प्रेशर क्या होता है? देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास एक पाइप है ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर ऑब्वियसली स्ट्रीम लाइंस क्या करेंगी? एक्सपेंड करेंगी। और अगर ये स्ट्रीम लाइन एक्सपेंड कर गई तो इसका मतलब हुआ कि वो कंटेनर्स की वॉल पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी। तो ये जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज नोन एज द स्टैटिक प्रेशर या साइडवे प्रेशर। तो ये प्रेशर जो हमारे पास है वो स्टैटिक प्रेशर कहलाएगा या साइडवे प्रेशर कहलाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जैसे ही एरिया ज्यादा बड़ा होता है पाइप का, स्ट्रीम लाइन एक्सपेंड करेंगी, और एक्सपेंड करेंगी तो ऑटोमेटिकली वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। जैसे ही ये स्ट्रीम लाइन कंस्ट्रक्टेड एरिया में गई तो आपको नजर आ रहा है कि ये सारी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के ज्यादा करीब हो जाएंगी। अभी भी वॉल ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, लेकिन अब इसकी मैग्नीट्यूड पहले से क्या निकलेगी? कम निकलेगी। अब डायनेमिक प्रेशर क्या होता है? डायनेमिक प्रेशर क्या है जी? देखिए, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा था, फ्लो करता हुआ लार्जर एरिया से कहां पर चला गया? स्मॉलर एरिया में। हमने डायनेमिक प्रेशर लेने के लिए यहां पर एक यूनिट एरिया प्लेस कर दिया, उतना ही एरिया मैंने यहां पर भी प्लेस कर दिया।
अब ऑब्वियसली जो फ्लूइड की स्टीम लाइंस हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी। अब हम देखते हैं कि ये इंटरेक्शन क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। कितनी स्टीम लाइन इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं? 2। तो कितनी स्टीम लाइन इस पर फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट कर रही होंगी? ओनली द 2। जबकि यही एरिया अगर हम यहां पर प्लेस कर दें, पॉइंट नंबर 2 पर प्लेस कर दें, तो अब कितनी स्टीम लाइन इसके ऊपर इंटरेक्ट कर रही हैं? तो सारी की सारी। तो अब इस पर फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो ऑटोमेटिकली पहले से क्या कर चुका होगा? बढ़ चुका होगा। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास डायनेमिक प्रेशर है, इसको हम डायनेमिक प्रेशर बोलेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। जिसे साइडवे प्रेशर बोला, वो स्टैटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर है जो स्टीम लाइंस ऑफ द फ्लूइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर लगाती हैं, और ये एरिया पर डिपेंडेंस है इसकी। एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो स्टीम लाइन एक्सपेंड होकर ज्यादा बड़ा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एरिया स्मॉल कर देंगे तो स्टीम लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, दैट्स व्हाई वॉल ऑफ द कंटेनर पर लगने वाला स्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि डायनेमिक प्रेशर क्या होता है? ये वो प्रेशर है जो किसी भी यूनिट एरिया प्लेस इनसाइड द कंटेनर जो आपने रखा हुआ है उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर होगा। अब ये प्रेशर क्या होगा? इसका मतलब यहां पर है कि पॉइंट नंबर 1 पर हमारे पास जो प्रेशर था वो ओनली 2 स्टीम लाइंस की वजह से था, जबकि पॉइंट नंबर 2 पर जो प्रेशर था वो नंबर ऑफ स्टीम लाइंस की वजह से था। तो दैट्स व्हाई जहां पर एरिया बड़ा हुआ वहां पर डायनेमिक प्रेशर कम हो गया, और जहां पर एरिया कम हुआ वहां पर डायनेमिक प्रेशर क्या कर गया? बढ़ गया। अच्छा जी, इसी बात को अगर हम इसको देखें, डिस्कस करें, तो ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप भी है। हॉरिजॉन्टल पाइप एक्चुअली हम हाइट ले रहे होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से इसके सेंटर तक, तो आपको नजर आ रहा है ये हाइट सेम है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लिखना चाहें तो ऑटोमेटिकली इसमें रो जी एच का फैक्टर जो है वो इग्नोर्ड हो जाएगा, बिकॉज अब हाइट सेम हो गई। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंपल क्या रह गया? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये बात यहां पर अप्लाई करना और आसान हो गई। देखिए हमने क्या कहा कि प्रेशर और हाफ रो वी स्क्वायर का फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। P क्या है? स्टैटिक प्रेशर। हाफ रो वी स्क्वायर क्या है? डायनेमिक प्रेशर। इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहना है। अब क्लियर हुआ, जहां पर एरिया ज्यादा था साइडवे या स्टैटिक प्रेशर क्या हो गया था? ज्यादा हो गया था। जबकि डायनेमिक प्रेशर क्या हो गया था? कम हो गया था। तो दैट्स व्हाई अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसका सम क्या रह जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगले पॉइंट को देख लें, जहां पर एरिया कम हुआ था ये प्रेशर डिक्रीज किया था, जबकि ये प्रेशर बढ़ गया था, तो दोबारा वंस अगेन इनका सम क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये इनके दरमियान वेरिएशन है। अब अगला और तीसरी टर्म हमारे पास है प्रेशर विद डेप्थ। क्या होता है? ये तो सिंपल सा फिनोमिना है कि हमारे पास किसी भी बॉडी का फ्लूइड के अंदर जो डेप्थ होगी वो इंपॉर्टेंट फीचर है। जितनी डेप्थ ज्यादा होगी, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, डेप्थ ज्यादा होने का मतलब है हाइट बढ़ गई तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पर सिर्फ वर्ड बोला है हाइट, डेप्थ। अब यहां पर याद रखिएगा, देखिए लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं, इसका बेस एरिया ज्यादा है, इसका बेस एरिया कम है, हमने यहां पर फ्लूइड्स रख दिए, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सेम हाइट पर प्लेस कर दें, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस जगह पर वहां पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, आपको नजर आ रहा है हमारे पास फ्लूइड की हाइट क्या है? वो सेम है। और अगर वो फ्लूइड की हाइट सेम है तो ऑब्वियसली ये फैक्टर भी सेम हो गया। तो इस सूरत में यहां पर लगने वाला प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, बेस एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये यहां पर प्रेशर विद डेप्थ की एग्जांपल थी, और प्रेशर विद डेप्थ सिंपल सिर्फ और सिर्फ डेप्थ पर ही डिपेंड कर रहा होगा। जी, हमारे पास आगे टॉपिक्स में हम एप्लीकेशंस पढ़ना चाह रहे हैं बर्नौलीज की। बर्नौलीज इक्वेशन की 2 एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 इज टॉर्सलीज थ्योरम। टॉर्सलीज थ्योरम क्या है? अगर हम यहां पर स्पीड ऑफ अ फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें टॉर्सलीज थ्योरम हेल्प आउट करता है। अब फ्लक्स क्या है? आउटवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लूइड। देखिए आपके पास एक कंटेनर है हैविंग द हाइट h1, अगर आप उसकी वॉल में कोई होल बना दें, ऑरिफिस बना दें, तो इस तरह से कि यहां से बेस ही उसकी हाइट h2 थी, तो इस ऑरिफिस से टॉप ऑफ द वाटर की हाइट क्या निकलेगी? h1 माइनस h2। तो इस ऑरिफिस से निकलने वाला जो हमारे पास फ्लूइड होगा उसकी स्पीड मेजर करने के लिए हम टॉर्सलीज थ्योरम की हेल्प लेते हैं।
तो ये स्पीड ऑफ द फ्लूइड या स्पीड ऑफ द फ्लक्स किसके बराबर होता है? दैट इज द स्पीड गेन बाय द फ्लूइड व्हेन फॉलिंग थ्रू द हाइट. कौन सी हाइट है? h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. दैट इज टॉर्सली थ्योरम. इसका फॉर्मूला क्या लिखा गया? वी फ्लक्स इज 2g h1 माइनस h2. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, हमारे पास h1 माइनस h2 कौन सी हाइट थी? दैट इज द हाइट ऑफ फ्लूइड अबव द ऑरिफिस. हाइट ऑफ द फ्लूइड अबव द ऑरिफिस. इसका मतलब है स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इसी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. स्पीड ऑफ अ फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट ऑफ द फ्लूइड अबव द ऑरिफिस से. देखे ना, आपके घर में वाटर टैंक्स रखे हुए, उस वाटर टैंक्स में हम फ्लूइड कंटेन करते हैं, वाटर है फ्लूइड, वहां से हम घर के डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर पानी की सप्लाई दे रहे होते हैं. तो अब देखिएगा सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर मिलेगी? जब ये हाइट जो है, कौन सी हाइट? ऑफ द फ्लूइड अबव द ऑरिफिस. जब आप ग्राउंड फ्लोर पर होंगे तो जब आप टैप खोलते हैं तो ऑरिफिस से उस वाटर टैंक का जो हमारे पास हाइट है वो मैक्सिमम होगी, तो डेट से स्पीड भी मैक्सिमम होगी. सबसे टॉप स्टोरी पर वहां पर क्या होगा? वहां पर जब आप टैप खोलोगे तो वो ऑरिफिस जो है वो वाटर टैंक के ज्यादा करीब है, उसकी हाइट कम से कम है, तो वहां पर स्पीड भी क्या होगी? कम से कम होगी. एक बात और याद रखिएगा, स्पीड ऑफ अ फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी के. नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा. उसी कॉन्सेप्ट से यहां पर हम एक दो बातें डिस्कस भी करते हैं. देखें, अगर मैं किसी भी कंटेनर में एक ऑरिफिस बना लूं तो ऑटोमेटिकली यहां से जो फ्लूइड है वो मूव करता हुआ पैराबोलिक पाथ पर यहां पर हिट कर जाएगा. तो दिस मींस दैट इज इट्स रेंज. तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ये रेंज की वैल्यूज क्या होगी, तो अब ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहा है वहीं से ये फिनोमिना डिराइव कर देते हैं. देखो स्पीड किसके बराबर निकली? दैट इज 2gh. मैंने लिखा ये टोटल हाइट क्या थी? h थी. ये वाली हाइट और फिर से अबव वाली हाइट मैंने h ही ले ली, तो डेट से इस फॉर्मूला को मैं 2gh लिख सकता हूं. इसमें डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा होगा? तो डिस्टेंस हमारे पास हाफ gt² होगा. अब डिस्टेंस कितना हुआ? ये h और इसके साथ ये माइनस h, तो ये डिस्टेंस कवर्ड था ना. तो h माइनस h किसके बराबर आ गया? हाफ gt² के. तो t किसके बराबर आ जाएगा? ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, g डिवाइड होगा, और अगर t लेना है तो इस साइड पर स्क्वायर रूट भी लेना होगा. तो आपके पास स्पीड भी आ गई, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ. तो अब रेंज किसके बराबर आ जाएगी? आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. जब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा 2 अंडर रूट स्मॉल h 2 अंडर रूट स्मॉल h इंटू द कैपिटल H माइनस स्मॉल h. याद रखिएगा स्मॉल h क्या है? दैट इज द हाइट अबव द ऑरिफिस. कैपिटल H क्या है? दैट इज द टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया. अगर मुझे मैक्सिमम रेंज लेनी है तो याद रखिएगा मुझे स्मॉल h की वैल्यूज को h/2 अप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं यहां पर स्मॉल h की जगह पर h/2 लगा दूं, यहां पर h/2 लगा दूं, तो r मैक्सिमम का आंसर जो है वो h निकल आएगा, वेयर h इज द हाइट ऑफ द कंटेनर. तो याद रखने वाली बात है, मैक्सिमम रेंज ऑफ दैट अ फ्लक्स क्या होगी? दैट इज द हाइट ऑफ द कंटेनर. और मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या होगी? जो हमारे पास होल है वो कहां पर बना होना चाहिए? वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द कंटेनर की लेंथ पर बना होना चाहिए. इसमें एक बात और याद रखिएगा, देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने कुछ मार्क किया. ये वाली लेंथ हमारे पास दी गई 7 मीटर की हाइट पर है, ये 3 मीटर है, और आपसे कहा जाए इसका स्पीड ऑफ अ फ्लक्स क्या होगा, तो गलती नहीं करनी यहां पर. अमूमन स्टूडेंट ये 3 मीटर यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 से आंसर ले लेंगे. तो ऐसा नहीं है. एक्चुअली हमें हाइट कौन सी लेनी होगी? हम हाइट लेते हैं अबव द ऑरिफिस. तो डेट्स वाई 7 माइनस 3, तो ये 4 मीटर की हाइट यहां पर लगानी पड़ेगी. डेट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 होल अंडर रूट. तो आप इस फॉर्मूला से इसे कैलकुलेट करेंगे. इसमें हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है वेंचुरीज रिलेशन. वेंचुरी रिलेशन एक हॉरिजॉन्टल पाइप का रिलेशन है, और वो रिलेशन किनके दरमियान है? प्रेशर और स्पीड के दरमियान. रिलेशन हमारे पास है P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो ये हमारे पास वेंचुरी रिलेशन है. प्रेशर का डिफरेंस है, ये हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर है.
अगर आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा दें कि जो V1 है वो वेरी वेरी लेस देन V2 हो जाए। V1 कैसे लेस हो सकता है? अगर एरिया में डिफरेंशिएशन कर दें। अगर एरिया एक जगह का बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली उस जगह की स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई V1 अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो अब ये सिंपलीफाइड रिलेशन ये भी हो सकता है। रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड द प्रेशर क्या होता है? तो ये बात आपने अच्छी तरह से पढ़ी। हम बर्नौलीज इक्वेशन से बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि वेयर द स्पीड इज लो प्रेशर इज द हाई। तो स्पीड और प्रेशर में हमने कहा इनवर्स रिलेशन होगा। कैसे जी? अभी बर्नौलीज इक्वेशन में ये बात डिस्कस की, दोबारा यहां पर डिस्कस करते हैं। एरिया और स्पीड में कौन सा रिलेशन था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इनवर्स। एरिया ज्यादा होने का मतलब हुआ इस पॉइंट पर स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। और अगर स्पीड कम हो जाए और मैं यहां पर एक यूनिट एरिया प्लेस कर दूं तो ऑटोमेटिकली हमने अभी डिस्कस किया उस पर लगने वाला प्रेशर भी जो होगा वो कम हो जाएगा। दिस मीन्स दैट यहां पर अगर हम डायनेमिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो डायनेमिक प्रेशर तो कम हो चुका होगा। अब अगर हम प्रेशर देखना चाह रहे थे तो एक्चुअली हम साइडवे या स्टैटिक प्रेशर की बात करना चाह रहे थे। तो अब स्टैटिक प्रेशर क्या होगा? स्टैटिक प्रेशर या साइडवे प्रेशर वो प्रेशर था जो यहां पर वॉल ऑफ द कंटेनर पर लग रहा था। एरिया का ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? जो लेयर्स हैं, जो स्टीम लाइंस हैं वो एक्सपेंड करेंगी तो दैट्स व्हाई वो वॉल ऑफ द कंटेनर पर ज्यादा बड़ा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। दिस मीन्स दैट एरिया के बढ़ जाने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो दैट्स व्हाई क्विकली याद रखिएगा, हम एरिया और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन लेंगे। याद रखिएगा कौन सा प्रेशर हम डिस्कस कर रहे हैं? साइडवे या स्टैटिक प्रेशर। जबकि एरिया और वेलोसिटी में हम कौन सा रिलेशन डिस्कस कर रहे होते हैं? इनवर्स। दिस मीन्स दैट प्रेशर और वेलोसिटी में भी कौन सा रिलेशन निकलेगा? दैट इज इनवर्स। सिमिलरली यहां पर ये बात अप्लाई कर दीजिएगा। अब क्लियर रखिएगा, स्टैटिक प्रेशर लेना है, साइडवे प्रेशर लेना है। एरिया कम कर दें, स्टीम लाइन एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, स्टीम लाइन ज्यादा करीब आने का मतलब क्या हुआ? स्पीड बढ़ गई। स्ट्रीम लाइंस के एक दूसरे से दूर हटने का मतलब क्या हुआ? स्पीड कम हो गई। स्ट्रीम लाइन ज्यादा करीब हो जाएंगी तो दैट्स व्हाई यहां पर जो होगा वो साइडवे प्रेशर पहले की निस्बत क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा। एरिया कम हुआ, साइडवे प्रेशर स्टैटिक प्रेशर भी कम हो गया। एरिया के कम होने से स्पीड क्या कर चुकी होगी? बढ़ चुकी होगी। तो दैट्स व्हाई ये तीनों पैरामीटर्स के रिलेशन आपने यहां पर अच्छी तरह से याद रखने हैं। हमारे पास लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6 का, दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है स्फेग्मोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर में एक से दो पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ द ब्लड और डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑलमोस्ट सेम होती हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड लार्जर है विस्कोसिटी ऑफ द वाटर से। कितनी लार्जर है? बुक में लिखी हुई है 3 to 5 टाइम्स। तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड 3 to 5 टाइम्स लार्जर होती है एज कंपेयर टू द वाटर। इस विस्कोसिटी की लार्जर होने की वजह क्या है? तो वो रेड सेल्स हैं। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक ही है, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लो वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर क्या होती है? फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स दैट इज 75 to 80 टॉर। हाई वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर क्या होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए? दैट इज 120 टॉर। टॉर क्या होगा? टॉर भी अब प्रेशर का यूनिट आ गया, दैट इज इक्वल टू द 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा हमारे पास गलती करते हैं स्टूडेंट। शायद उनके जहन में ये आता है कि मैंने ये लिखा 75 to 80 टॉर, तो अब ये हमारे पास ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 टॉर होता है, तो ये तो वैल्यू उससे कम निकल आई। देखो सिंपल सी बात है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू द ब्लड प्रेशर से तो हमारी वेन्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। जब बाहर से प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वेन्स जो क्या कर जाएंगी? कोलैप्स कर जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हर वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअली ये जो लो वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर है ये 760 + 80 टॉर निकलेगा। ये डिफरेंस बताया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जनरली जो हाई वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज लेना चाहें तो ये 760 + 120 टॉर होगा। तो एक्चुअली जो 80 टॉर या 120 टॉर की वैल्यूज लिखी हुई है, ये वैल्यूज जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस से लिखी हुई है। इसी पेज के ऊपर एक ग्राफ भी बना हुआ है और ये ग्राफ प्रेशर का है। प्रेशर के यूनिट टॉर लिए गए और टाइम के यूनिट सेकंड्स लिए गए। यहां पर 80 टॉर से ब्लड प्रेशर क्या हुआ? 120।
दोबारा 80 टॉर पर आया, एक पल्स कंप्लीट हो गई, क्लियरली मार्क किया हुआ है इस एक पल्स को कंप्लीट होने के लिए लेस देन 1 सेकंड लगते हैं, तकरीबन 0.8 सेकंड। तो ये इसकी लास्ट इंफॉर्मेशन थी। दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे लेक्चर। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इन कॉन्सेप्ट्स, इन इक्वेशंस की फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप वर्कशीट्स को ज़रूर देखिएगा, वर्कशीट से क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़।